आज मेरा ऑफिस का पहला दिन था। अपना नया नियुक्ति पत्र लेकर ऑफिस में प्रवेश किया तो मैं पूरी तरह घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद वहां पर एक व्यक्ति अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम राहुल है और मैं सामने के हॉल में उस तरफ बैठता हूँ। यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। राहुल मुझे बेहद सहायक और मधुर से लगे। बस फिर तो क्रम ही बन गया। हर रोज सुबह राहुल मुझसे मिलने आ जाते या कभी मैं ही चली जाती। इस तरह सुबह की गुड मॉर्निंग कब और कहां अनौपचारिक हाय में बदल गई पता ही न चला। राहुल का मधुर स्वभाव मुझे अपनी ओर अनायास ही खींचता चला गया। एक दिन मैंने राहुल से कहा, अब बहुत हो चुकी मेल मिलाप राहुल, अब शादी के लिए गंभीर हो जाओ। कहीं किसी ने यूं ही देख लिया तो आफत आ जाएगी। ऑफिस का स्टाफ तो पहले से ही शक करता है। राहुल थोड़ा चिंतित होकर बोले, मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा, पर क्या? उनके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए मैंने पूछा, माँ को मनाने में थोड़ा समय लगेगा। दरअसल उन्होंने एकदम सीधी सादी सलवार कमीज वाली धार्मिक लड़की की कल्पना की है जो हमारे घर के पास रह रही है, किंतु वो लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर क्या होगा? मैंने गंभीर होते हुए पूछा। होगा वही जो मैं चाहूँगा, आखिर रखना तो मुझे है ना। तुम चिंता न करो, समय देखकर किसी दिन माँ से बात करूँगा, पर डरता हूँ कहीं वे मना न कर दें। एक दिन शाम को राहुल अपनी माँ से मिलवाने के लिए मुझे ले गए। मेरी ना नुक्कर राहुल के सामने ज्यादा न चल सके। राहुल ने थोड़े शब्दों में मेरा परिचय दिया। माँ की अनुभवी नजरों से कुछ भी छिपा न रह सका। राहुल की जिद और इच्छा को देखते हुए माँ ने बेमन से शादी के लिए हाँ तो कह दी, किंतु जिस तरह दुल्हन को इस घर में आना चाहिए था वो सारी रस्में फीकी पड़ गई। कुछ दिन तो हंसी खेल में बीत गए, पर हमारा देर रात तक घूमना और बाहर खाकर आना ज्यादा दिन तक ना चल सका। माँ ने एक दिन नाश्ते पर कह दिया कि हमसे देर रात तक इंतजार नहीं किया जाता, समय पर घर आ जाया करो। फिर घर की तरफ बहू को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस पर राहुल तुनक कर बोला, माँ इसके लिए तो सारी उम्र पड़ी है, हम दूसरी चाबी लेकर चले जाया करेंगे। आप सो जाया करो, क्योंकि पार्टी में दोस्तों के साथ देर तो हो ही जाती है। मेरे मन में न जाने क्यों शांत स्वभाव वाले माँ और बापूजी के प्रति सहानुभूति उभर आई। बोली, माँ ठीक कहती है राहुल, हम समय पर घर आ जाएंगे। अपनी पार्टियां अब हम वीकेंड्स में रख लेंगे। माँ जी के व्यवहार में आई सख्ती को मैं कम करना चाहती थी। इसके लिए अपनी एक हफ्ते की छुट्टी और बढ़ा ली ताकि माँ जी के व्यवहार को समझ सकूं। एक दिन राहुल शाम को मुस्कुराते हुए आए और कहने लगे, नेहा सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं, देखना चाहते हैं कि तुम शादी के बाद कैसी लगती हो। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे ऑफिस का एक एक चेहरा याद आने लगा। मैंने कहा, ठीक है, कुछ दिनों की तो बात है, अगले सोमवार से तो ऑफिस जा ही रही हूँ। माँ जी पास में बैठी चाय पी रही थी। बड़े शांत स्वर में बोली, बेटा हमारे घरों में शादी के बाद नौकरी करने की रीति नहीं है। बहू को बहू की तरह ही रहना चाहिए, यही अच्छा लगता है। आगे जैसा तुमको ठीक लगे करो। माँ का यह स्वर मुझे भीतर तक हिलाकर रख गया था। जोर से डांट डपट कर कहती तो शायद मैं प्रतिकार भी करती। मुझे माँ का इस तरह कहना अच्छा भी नहीं लगा। राहुल फट से बोल पड़े थे, माँ आजकल दोनों मिलकर कमाएं तभी तो घर ठीक से चलता है। फिर यह तो अकेली यहाँ बोर हो जाएगी। क्यों, क्या कमी है यहाँ जो दोनों को काम करने की आवश्यकता पड़ रही है? भरा पूरा घर है, तेरे बाबूजी भी अच्छा कमाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम कौन सा तुमसे कुछ मांग रहे हैं। माँ जी का स्वर तेज हो गया। फिर भी तू बहू से काम करवाना चाहता है तो तेरी मर्जी। मैं खामोश ही रही, पर इस तरह राहुल का बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा था। भीतर जाकर मैंने राहुल से कहा, नौकरी मुझे करनी है, माँ जी को अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगी। बस नहीं, तुम नौकरी करने जरूर जाओगी। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। राहुल ने कठोर स्वर में कहा। मैं कोई निर्णय नहीं ले पाई। मैंने हार कर माँ से पूछा, मैं क्या करूँ माँ? जो राहुल कहता है वही कर। माँ ने सीधा सपाट सा उत्तर दिया। उस दिन काम पर तो चली गई, किंतु माँ के मुख आचरण से एहसास हो गया था कि उनको यह सब ठीक नहीं लगा। मैं माँ और बाबूजी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करती रही। राहुल को भी समझाया कि यह सब उनको ठीक नहीं लगता, पर उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। क्या पता था कि ऊपर से इतने मृदुभाषी
और हंसमुख इंसान अंदर से इतने अस्वाभाविक और सख्त हो सकते हैं। इस प्रपंच से जल्दी ही मुझे मुक्ति मिल गई। मेरा पाँव भारी हो गया और ऑफिस न जाने का बहाना मिल गया। इसमें माँ ने मेरी तरफदारी की तो अच्छा लगा। मुन्ना के होने के बाद तो माँ बाबूजी के स्वभाव में पहले से कहीं ज्यादा बदलाव आ गया। ऑफिस के साथियों ने पार्टी की जिद पकड़ ली तो मैंने राहुल को कहा कि पार्टी घर पर ही रख लेते हैं। किसी होटल या रेस्तरां में पार्टी करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, फिर माँ और बाबूजी को भी अच्छा लगेगा। राहुल भी बजट को देखते हुए कुछ नहीं बोले। सारा दिन मैं घर संभालने में लगी रही। माँ को घर में आ रहे इस बदलाव से अच्छा लगने लगा था। सारे सामान का ऑर्डर पास ही के एक रेस्तरां में दे दिया था। माँ जी कहाँ है? मेरी एक ऑफिस की सहेली ने पूछ लिया। मैं माँ को बुलाने उनके कमरे में गई तो माँ हंसकर बोली, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? बच्चों की पार्टी है, तुम लोग मौज मस्ती करो। नहीं माँ, आप वहाँ जरूर चलो, बस मिलकर आ जाना, अच्छा लगता है। मैंने स्नेहवश माँ को कहा तो मेरा दिल रखने के लिए उन्होंने कह दिया, अच्छा तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं मुन्ने को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। माँ बाबूजी अभी ड्राइंग रूम में आए ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। बाबूजी दरवाजे की तरफ जाने लगे तो मैंने राहुल को इशारा किया, बाबूजी आप बैठिए, मैं जा रही हूँ। बाजार से खाना मंगवाया है, वही होगा। अरे कोई बात नहीं, बाबूजी बोले। नहीं बाबूजी, राहुल थोड़ी तेज आवाज में बोले, इसे हाथ ना लगाना, इसमें चिकन है, बाजार से दोस्तों के लिए मंगवाया है, नॉनवेज। माँ और बाबूजी बिना किसी से मिले चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मैं राहुल के साथ उनके पीछे पीछे कमरे तक गई तो देखा माँ जी माथा पकड़कर एक तरफ पसर कर बैठी कह रही थी, अब यही दिन देखना रह गया था जिस घर में अंडा प्याज और लहसुन तक नहीं आया, चिकन आ रहा है। माँ हम लोग तो खाते नहीं, बस दोस्तों के लिए मंगवाया था, मैंने घर पर तो नहीं बनवाया, राहुल ने सफाई देते हुए कहा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। तुम लोग भी खा लो, रोका किसने है? मैं क्या नहीं जानती कि तुम लोग बाहर जाकर क्या खाते हो? और अब यह घर पर भी माँ सुबक पड़ी, मेरा सारा घर अपवित्र कर दिया तूने। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। नहीं माँ, तुम क्यों जाती हो? हम ही चले जाते हैं, हमारी तो सारी खुशियाँ ही छीनी जा रही है, मैं ही अलग घर लेकर रह लेता हूँ। कहते हुए राहुल बाहर चले गए। सुबह नाश्ते पर बैठते ही राहुल ने कहा, माँ कल रात के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, किंतु मैंने अलग रहने का फैसला ले लिया है। राहुल, मैं चौंक कर बोली, आप क्या कह रहे हो? आपको पता भी है? तुम बीच में मत बोलो नेहा। वो एकाएक उत्तेजित और असंयत हो उठे। मैं सहम गई। वो बोलते रहे, मैं एक साल में लगभग 20 से 25 लाख कमा लेता हूँ, अलग रह सकता हूँ, अब यही एक रास्ता रह गया है। आपको हमारे देश से आने में परेशानी होती है, ये करो वो ना करो, कितने समझौते करने पड़ते हैं। मेरा अपना कोई जीवन ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, जैसा तुमको अच्छा लगे करो, हमने तो अपना जीवन जैसे तैसे काट दिया, किंतु इस घर के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। मन के संस्कार हमें संयत रखते हैं। खेद है तुम में ठीक से वो संस्कार नहीं पड़ सके। तुम चाहते हो कि तुम्हारे मिलने जुलने वाले यहाँ आए, हुड़दंगा मचाएं, खुलकर शराब पिए और जुआ खेलें, इस घर को मौज मस्ती का अड्डा बनाएं। बाबूजी पहली बार तेज आवाज में अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे। कहते कहते बाबूजी की आंखें भर आई। मेरे बहुत समझाने के बाद भी राहुल ने अलग घर लेकर ही दम लिया। 2-3 महीने तो घर को व्यवस्थित करने में लग गए। राहुल की कंपनी लॉस में चली गई तो उन्हें भी दूसरी कम सैलरी की नौकरी करनी पड़ी। पर जब घर का बजट हिलने लगा तो पास के एक स्कूल में मुझे भी नौकरी करनी पड़ी। मुन्ने की आया और बेबी केयर के खर्चे बढ़ गए। असुविधाएं, अभाव और आधी अधूरी आशाओं के सामने प्यार ने दम तोड़ दिया। कभी सोचा भी न था कि मुझ पर दुनिया की जिम्मेदारियां पड़ेगी। मुन्ने के किसी बात पर मचलते ही मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। एक दिन सुबह कपड़े धोते धोते पानी आना बंद हो गया। मैंने उठकर राहुल से कहा कि सामने के हैंडपंप से पानी ला दो। सॉरी, यह मुझसे नहीं होगा, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो फिर वॉशिंग मशीन ला दो, कुछ काम तो आसान हो जाएगा, मैंने उठते हुए कहा। मैं कहाँ से ला दूं? बड़बड़ाते हुए राहुल बोले, तुम भी तो कमाती हो, खुद ही खरीद लो। मेरी तनख्वाह क्या तुमसे छिपी है? सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। जितना कमाती हो उसका आधा तो बेबी केयर
और आया में चला जाता है। आने जाने और खुद का खर्च निकालकर बड़ी मुश्किल से 1000 भी नहीं बच पाता। कमाल है, राहुल नरम होते हुए बोले। तो फिर यह सब पहले माँ के घर पर कैसे चलता था? वहाँ काम करने वाली आया थी, बाबूजी का सहारा था, कोई किराया भी नहीं देना पड़ता था और उन सब के ऊपर माँ जी की सुलझी हुई नज़र। वह घर जो सुचारू रूप से चल रहा था, उसके पीछे सार्थक श्रम और निस्वार्थ समर्पण था। पर यह सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सहज से प्राप्त हुई वस्तु का कोई मोल नहीं होता। मैंने झट से बाल्टी उठाई और पानी लेने चली गई। पानी लेकर वापस आई तो राहुल वहीं गुमसुम बैठे थे। उनके चेहरे के बदलते रंग को देखते हुए मैंने कहा, क्या सोचने लगे? चलो माँ से मिल आते हैं। उनकी आंखें नम हो गई। अभाव में पली बड़ी जिंदगी ने वे सारे सुख भुला दिए जिनके लिए राहुल ने घर छोड़ा था। चिकन ऑमलेट तो छोड़ो, उनका दोस्तों के साथ आना जाना भी कम होता गया। माँ जी कभी कभी मिलने चली आती और शाम तक वापस लौट जाती। बस बटी हुई जिंदगी जी रही थी मैं। एक दिन बाबूजी का फोन आया। बोले, 2 दिन के लिए लंदन वाले चाचा आए हैं, खाना रखा है तुम्हारी माँ ने, ठीक समय से पहुंचा जाना। ठीक है बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैंने औपचारिकतावश कह दिया। कोशिश? वे थोड़े रुककर बोले, क्यों, कहीं जाना है क्या? नहीं बाबूजी, मैं सुबह पड़ी। मेरे सारे शब्द बर्फ बनकर गले में अटक गए। मैंने आंसू पोंछकर कहा, हफ्ते भर से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, दस्त और उल्टियाँ लगी हुई है, डॉक्टर की दवा से भी आराम नहीं आया। अरे तो हमें फोन क्यों नहीं किया? मना किया था इन्होंने, मैं बोली। नालायक, बाबूजी भारी भरकम आवाज में बोले। चिंता न करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में माँ और बाबूजी भी पहुँच गए। राहुल एक तरफ सिमट कर पड़े हुए थे। माँ को देखते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे किसी से कहलवा दिया होता, देख तो क्या हालत बना रखी है, थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लेता है तो हजम नहीं होता। बाबूजी भी पास ही बैठे रहे। मैं चाय बनाकर ले आई। माँ जी बोली, चल घर चल, अब बहुत हो चुका, अब तेरी एक न सुनूंगी। परीक्षा की घड़ियां तो जीवन में आती ही रहती है, चंचल मन इधर उधर भटक ही जाता है। कोई इस तरह माँ को छोड़कर भी चला आता है क्या? चल, बहुत मनमानी कर ली। वात्सल्यमयी माँ के स्वर सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी मेरी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, उसने तो स्वयं को घर के वातावरण के अनुसार ढाल लिया था, पर तुझसे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। तुझसे तो मेरी बहू ही अच्छी है। माँ, मुझे माफ कर दो। राहुल रो पड़े। उनका रोना माँ और बाबूजी दोनों को रुला गया। मैंने दवाई के लिए राहुल को सहारा देकर उठाया तो बड़े ही आत्मविश्वास से बोले, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ आ गई है, अब मैं जल्दी ही अच्छा हो जाऊंगा। मैं मुन्ने को उठाकर सामान समेटने में लग गई। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।